मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मित्रों कैसे हैं आप सभी लोग? अपने बारे में बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा इस अपने चैनल पर, और आपके सारे कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ता हूं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मित्रों आप जानते हैं कि हर्ष दुबे जो कि अचानक से पूरे आंदोलन से अब गायब हो चुके हैं, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन रिफॉर्म मूवमेंट है, इस मूवमेंट के जो सब नेता हैं वो भी अब इनको अपने साथ लेना नहीं चाहते, इनको अपने साथ रखना नहीं चाहते। लेकिन हर्ष दुबे को लेकर के कई बड़ी विचित्र थ्योरी सामने आ रही है कि आखिर वो दिल्ली से गायब कैसे हो गए। कोई कह रहा है कि वो तो किडनैप हो गए, कोई कह रहा है कि उनको किडनैप करवा लिया गया था, क्या किया गया था। तरह तरह की तस्वीरें जो है वो बातें सामने आ रही हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बड़ी दिलचस्प ये पूरी कहानी है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं। मित्रों आप याद कीजिए कि जब कोरोना का काल चल रहा था, जब कोरोना टाइम था, लोग परेशान थे, उस समय जब काशी के अंदर ज्ञानवापी की कथित मस्जिद से बाबा प्रकट हुए थे, शिवलिंग प्रकट हुआ था, उस वक्त रामभद्राचार्य जी महाराज ने, जो कि एक बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने उसी समय, उन्होंने बिल्कुल उसके एक दिन बाद, उस घटना के, उन्होंने अपने भक्तों की सभा में एक कहानी सुनाई थी, एक कथा सुनाई थी। और वो जो कथा थी, वो कथा दरअसल इसी ज्ञानवापी की घटना पर आधारित थी, लेकिन इस कथा को उन्होंने बहुत ही दिव्य और अलौकिक रूप देकर के सुनाया था। वही कथा मैं आज आपके सामने थोड़ी सी रखना चाहता हूं, 2 मिनट के लिए। रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि जब ज्ञानवापी के अंदर जो स्थितियां थी वहां पे, जब वहां पे राक्षस, उन्होंने इसको इस तरह से लिखा कि जब राक्षसगण और देवगण पहुंचे उस तालाब के पास में, तो जो राक्षसगण थे उन्होंने कहा कि ये जो तालाब है, इस तालाब का पानी मत निकालो, बाहर मत निकालो, क्योंकि इसमें मछलियां हैं, मछलियां मर जाएंगी। तो देवगणों ने ये कहा कि कोई बात नहीं, मछलियों का इंतजाम कर देंगे, ये मरेंगी नहीं, पानी में इसको भर दिया जाएगा मछलियों को, लेकिन पानी तो निकालना पड़ेगा। आखिर राक्षस गणों के भारी विरोध के बाद भी देवगणों ने जो है वो उस तालाब को खाली करवाना शुरू किया। और जब वहां पर काला काला सा एक चीज नजर आने लगी, तो उस समय देवगणों ने कहा कि अरे ये तो शिवलिंग है, बाबा मिल गए। तो राक्षस गणों ने कहा नहीं, ये शिवलिंग नहीं, ये तो फव्वारा है। यानी उन्होंने इस पूरी घटना को एक अलौकिक तरीके से, एक दैवीय रूप दे करके उन्होंने इसको पूरी कथा सुनाई, रामभद्राचार्य जी महाराज ने। और मैं समझता हूं कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। मैं समझता हूं कि पूरे भारत के लगभग 600-700 सालों के इतिहास में ये एक ऐसी घटना थी जो पूरी भारत की राजनीति को एक यू टर्न कर सकती थी। यानी अगर इस घटना को सही तरीके से इसको भुनाया होता बीजेपी ने, संघ ने, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि भारत में जातिवाद की राजनीति और सेकुलर राजनीति पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती। क्योंकि जब बाबा स्वयं प्रकट हो गए, जब उन्होंने स्वयं प्रकट होकर हिंदुत्व के, सनातन के पूरे उस इतिहास को, उस पूरी आभा मंडल को जब उन्होंने साफ साफ प्रकट कर दिया, तो अब आखिर कहने को बचा ही क्या। हर जगह पर हिंदुत्व की जय जयकार होती, हिंदुत्व का बंधुत्व होता, सब हिंदू जातियां इकट्ठे हो जाती। कौन है जो शिव को नहीं मानता है? सब मानते हैं, सब इकट्ठे हो जाते। लेकिन संघ ने क्या कहा उस वक्त? उस वक्त जो है मोहन भागवत का बयान क्या आया कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढना नहीं चाहिए। इसके बाद फिर जो है हमारे मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ठंडे बस्ते में डलवा दिया। और ठंडे बस्ते में क्या डलवाया? कुछ सवाल पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट से सरकार के बारे में, एएसआई को लेकर के क्या सर्वे किया जाए, क्या नहीं किया जाए, उस पर कोई जवाब ही नहीं आया केंद्र सरकार का। तो अपने आप ठंडे बस्ते में चला गया मामला। तो इस तरह से मोदी ने, संघ ने एक बहुत बड़ी चूक की। और यह सीधे सीधे एक तरह से हिंदुओं को समझ में आया कि बीजेपी हिंदुत्व के प्रति एक अवसरवादी दृष्टिकोण रखती है।
और यही वजह है कि इसके बाद आप देखिए यूपी में अगर ज्ञानवापी का मुद्दा बड़ा होता तो निश्चित तौर पर जो है मैं समझता हूं कि 30-32 सीटें कम नहीं पड़ती, उतनी सीटें मिल जाती। मगर इन्होंने काशी, मथुरा, ज्ञानवापी हर मुद्दे को उन्होंने छोड़ दिया है। और यही वजह है कि आज की तारीख में अब पूरी राजनीति जो है वो जातिवाद पर शिफ्ट हो गई है। जातिवाद भी मोदी जी ने ही शुरू किया यूजीसी ला करके। और मोदी को ये लगा जब भाई अपने अपने कर्मों की वजह से सीटें हारे, अपनी गलतियों से सीटें हारे है, इन्होंने अनाप शनाप टिकट वितरण किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन्होंने ये अंतर मन में चिंतन किया अपने मोदी जी ने कि ये जो हम सीटें हारे हैं इसलिए हारे क्योंकि हमारे साथ दलित नहीं है। तो उन्होंने सावरकर की पूजा अर्चना छोड़ करके उन्होंने ब्रह्मा जी को रंडीबाज बताने वाले ज्योतिराव फुले को अपना बाप बना लिया मोदी जी ने। और इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जो उनको ये लग रहा है कि ऐसा करके वो 32-33 सीटें जीत लेंगे और 29 में जो है चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 32-40 सीटें जीतने के चक्कर में जो 240 सीटें हिंदुत्व के नाम पर जीती गई थी कि ये बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, वो हाथ से निकल जाएगी। ये बात इनको अभी समझ में नहीं आ रही है। ये इनको बाद में जल्दी ही समझ में आ जाएगी कि मोदी की नीतियां, ये जो जातिवादी है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है समाज के लिए। तो बहुत चर्चा चल रही है। आप जो लोग सोशल मीडिया नहीं देखते, फेसबुक नहीं देखते, ट्विटर नहीं देखते, शायद उनको नहीं पता होगा, पर जो बौद्धिक जगत है जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, उसमें बहुत जबरदस्त चर्निंग चल रही है, चर्चा चल रही है कि आखिर आगे क्या होगा और क्या सामान्य वर्ग वाकई में नाराज है। बहुत सी बातें हो रही हैं। इन सब बातों पर तो हम चर्चा करते ही रहते हैं। लेकिन आज हम जो हर्ष दुबे की बात आपसे करना चाहते हैं वो उसकी वजह क्या है, समझिए मित्रों। जो हर्ष दुबे हैं उन्होंने एक मतलब कि आंदोलन को खड़ा करने में एक अपनी भूमिका निभाई, सबके साथ वो भी आगे आए, उन्होंने जनता से अपील की। उनका भी एक, जैसे और सबका रोल था नेताओं का, वैसे उनका भी एक रोल था, सब काम भी ठीक हो रहा था। लेकिन उसी वक्त जो है अचानक से उन्होंने, जब पुलिस सबको उठाने लगी बंद करने के लिए, जेल में डालने के लिए, तो उसी वक्त अचानक उन्होंने कहा कि हम राजघाट जा रहे हैं, वहाँ मार्च, राजघाट जाके मार्च करेंगे। उनका वीडियो सामने आया। बाद में इसके बाद अचानक से वो लखनऊ पहुंच गए। अब कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, जो बचाव कर रहे थे हर्ष दुबे का, कि नहीं, हर्ष दुबे को किडनैप कर लिया गया है, हर्ष दुबे को किडनैप करवा करके लाया गया इस तरह से। अब उन्होंने कहा था कि साहब, अगर बाद में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ब्रजेश पाठक के साथ में, तो इस सबके बीच में आखिर हुआ क्या? आखिर एक व्यक्ति जो दिल्ली में आंदोलन कर रहा था वो अचानक जो है वो पैराशूट लगाकर लखनऊ पहुंचा कैसे? इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है। दरअसल हुआ ये कि ये हर्ष दुबे जो है जब राजघाट जा रहे थे वहाँ पर, तो उसी वक्त उनको जो पुलिस थी उसने उनको जो है वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया, उनको बस में रखा और पहले ये कहा कि इनको कश्मीरी गेट के आसपास, आनंद विहार के आसपास कहीं इनको छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सब लोगों को उतार दिया गया, पर हर्ष दुबे को ले जाया गया। ऐसा हर्ष दुबे ने खुद कहा है कि उनको कहीं ले जाया गया और कहीं किसी कमरे में अंडरग्राउंड रखा गया, तहखाने में। और वहाँ इनका ये कहना है हर्ष दुबे का कि वहाँ पे आईबी के लोग भी थे और लोग भी थे बहुत सारे, और दबाव बनाया जा रहा था कि आंदोलन को वापस ले लिया जाए। तो वहीं बाहर जो है उस कमरे के, उनके हर्ष दुबे के पिता खड़े हुए थे। उनको चिंता हुई कि ऐसा ना हो कि उनके बेटे को कोई कुछ कर दे। तो उन्होंने जो है उसके बाद फिर यूपी सरकार में ब्रजेश पाठक से उनके संबंध थे, तो उन्होंने ब्रजेश पाठक को फ़ोन मिला दिया। अब ब्रजेश पाठक जी को यहीं पर जो है बड़ा मौका मिल गया। उन्होंने ब्रजेश पाठक जी ने भाई ये कहा कि इस लड़के को जो है मतलब किससे बात कराओ। जब फ़ोन पर बात हुई तो हर्ष दुबे ने ये कहा कि भाई हम फ़ोन पर बात नहीं कर मानते, आप कौन बोल रहे हैं, आप तो वीडियो कॉल कीजिए। जब वीडियो कॉल हुआ तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आओ, आपसे हम बातें करेंगे, आपकी मांग सुनेंगे। अब इसके बाद हर्ष दुबे को वो वहाँ पर ले गए लखनऊ, और इसके बाद वहाँ पर जब लखनऊ ले गए तो वहाँ पर हर्ष दुबे को साथ बिठा करके ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें इन्होंने कह दिया कि केंद्र सरकार आपकी मांगें सुनेगी, ये जो सब बातें कर दी। लेकिन 2-3 दिन बीत गए, केंद्र सरकार की तरफ से तो कोई बात उठी नहीं, ना कोई ऐसी बात हुई। तो वो जो ब्रजेश पाठक ने कहा था उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी, वो तो आप खुद ही समझ गए होंगे वो क्या मतलब उसका है। वो तो उन्होंने बस एक आंदोलन को तोड़ने के लिए ऐसा किया और इस जाल में जो है वो हर्ष दुबे पूरी तरह से फंस गए। लेकिन क्या हम ये कहें कि वाकई में एक जाल ही था या और कुछ था? किस लिए? क्योंकि चलो सब चीज़ तो उनकी बात मानी जा सकती है कि चलो ठीक है, उनको डर लग गया या उनके पिता को डर लग गया या ब्रजेश पाठक ने ऐसा कर दिया, जो भी किया। लेकिन एक वहाँ पे बहुत बड़ी गलती थी, जो उन्होंने लिखित रूप से चिट्ठी दी। वो जो चिट्ठी थी, उस चिट्ठी में असल में हर्ष दुबे के डर का पता चलता है
कि हर्ष दुबे को ये लगा, न हर्ष दुबे ने उसमें आरक्षण की बात की, न उसमें रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात की, उसमें कोई बात ही नहीं की उन्होंने। मतलब उन्होंने कोई मुद्दा ही नहीं उठाया उसमें। उन्होंने कहा कि समान अधिकार मिलने चाहिए, समानता की बात होनी चाहिए, उसमें सारी बातें खो गई। और यही वजह है कि इनके ऊपर जो सवाल उठना था वो स्वाभाविक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि इनको जो सबसे ज्यादा इनको आगे करने का काम किया था वो क्या था, ठाकुर शिवम सिंह ने। एक वो रिजर्वेशन हटाओ जो आंदोलन है, RHA उन्होंने किया था, अब तो नाम बदल गया उसका भी, रिजर्वेशन रिफॉर्म हो गया। तो जो रिजर्वेशन रिफॉर्म जो आंदोलन की बात हो रही थी, उसके जो संयोजक थे वो जो है वो ठाकुर शिवम सिंह। तो ठाकुर शिवम सिंह 2 दिन तक अरेस्ट रहे। इसके बाद जब वो बाहर आए तो उसके बाद फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने सोचा कि भाई ये लड़का झंझी है, कम उम्र है, इसको आगे करते हैं तो सही रहेगा, लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन उन्होंने जो है जब फ़ोन लगाया उसको हर्ष दुबे को, तो हर्ष दुबे ने ये बोला कि वो तो लखनऊ में है ब्रजेश पाठक के आवास पे। जब ब्रजेश पाठक के आवास पर गए कि चलो घेराव करेंगे ब्रजेश आवास का, तो वहाँ से जब दोबारा फ़ोन मिलाया तो बोले कि हम तो कहीं फलानी जगह पे हैं। फिर बोले लोकेशन दो, तो लोकेशन दी नहीं। कुल मिलाकर ये है कि हर्ष दुबे को चाहिए कि वो अपनी जन्मपत्री जो है वो किसी बड़े अच्छे पंडित को दिखाएं, अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं, क्योंकि वो खुद ही बताते हैं साहब कि नीट की परीक्षा दे रहे थे तो शायद 2-4 नंबर से रह गया, नहीं हो पाया उनका। इसके बाद कहीं शायद उन्होंने पढ़ाना भी शुरू किया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की यूट्यूब पर, वो भी नहीं चल पाई। इसके बाद उन्होंने आंदोलन भी खड़ा किया तो उस पर भी उनको पूरे देश ने जाना और बहुत सपोर्ट उनको मिला ऑनलाइन। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ, अचानक से एक ऐसी गलती उन्होंने कर दी, वो अपने पिता के, उनके पिता डर गए और वो पिता के अपने बहकावे में या ब्रजेश पाठक के बहकावे में आ गए, और जो उनके पास लोकप्रियता थी वो सारी की सारी आज घृणा में बदल चुकी है। तो उनको चाहिए कि आखिर उनके हाथ में सब कुछ आ गया था, हाथ से सब कुछ लेकिन निकल गया अचानक से, तो उनको चाहिए कि अपनी कुंडली किसी अच्छे पंडित जी को दिखाएं, अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं, अपने ग्रहों का उपाय करें। और जो ये सब बातें कह रहे हैं कि वो किडनैप हो गए, ये सब कोई मतलब नहीं है। मेन बात ये है कि कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर या उनके अंदर, या उनकी उम्र भी शायद कम होगी, तो वो कम उम्र होने का जो नुकसान है या जो अनुभव ना होने का नुकसान है, वो नुकसान उनको कहीं ना कहीं डरा गया। और लोगों से अलग थलग कर देना, ये करना, सरकार की भी भूमिका रही होगी इसमें कि उन्होंने उनको डराया धमकाया ज़रूर। लेकिन ये जो हुआ इससे ये कुछ अच्छा नहीं हुआ, मतलब जो भी हुआ। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। इस पूरे आंदोलन पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं, आगे भी चर्चा करेंगे इस पर। आपके विचार क्या हैं, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।